गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। मुस्कुराहट देख रहे हैं आप? मैं हूँ इमरान हसन। रात को बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। भाई कहते हैं दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, लेकिन अभी सजन महफूज है। क्या कर रहे हैं? इनके कल से शेर खराब हो गए। नहीं, लेकिन रात को भी खुशी बड़ी हुई है ना। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया तो हमने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था। रात को श्रीलंका वर्सेस इंडिया भी हमने सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे तरीके से। कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल ना हो, लेकिन वो लोग जो चाहते थे उनमें से मैं भी शामिल हूँ कि इंडिया बाहर हो जाए टूर्नामेंट से। और इंडिया जो क्रिकेट की चौधराहट के ख्वाब देखता रहता है ना कि चौधरी बन जाए इंडिया क्रिकेट का और दुनिया की क्रिकेट का। भाई आप एशिया से तो जीत नहीं सकते, श्रीलंका से तो आप जीत नहीं सकते। आपने क्या चौधराहट करनी है? हमें बहुत अफसोस हुआ, हम आपके साथ नहीं है बिल्कुल भी। हम अपनी हाल पे बहुत खुश हैं। नाजरीन, इंडिया आउट हो गया। कल मैं देख रही थी कि बहुत सारी मीम्स बनी, बहुत सारे लोगों ने इस पे जो कह ले अपनी खुशी का इजहार भी किया, लेकिन आई वाज वन ऑफ दोस जिनको इंडिया पाकिस्तान का फाइनल देखना था। लेकिन इट्स ओके। इंडियन स्पेक्टेटर्स ये कह रहे थे, डियर पाकिस्तानीज, वी डिजर्व ऑल द ट्रोल्स। कीजिए आप जितना भी करना चाहते हैं। हाँ, वो लोग कल कह रहे थे बिकॉज वो अपनी टीम पे खुद करें। वैसे इंडिया ने क्वालिफाई, ये नहीं कि इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया, इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट के लिए तो वो जरूर अपनी फ्लाइट लेके दोबारा वापस जाएंगे। और इस तरीके से अभी मुझे लगता है वो डिनाइल में है। आपको पता है रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाए। मुझे लगता है वो ट्रॉमा और वो डिनाइल से अभी तक इंडिया बाहर नहीं आ रहा है। लेकिन उनका स्टेटस तो है क्योंकि एशिया की 4 बेहतरीन टीमों में से तीसरे नंबर पे है वो। अफगानिस्तान से ऊपर है वो इंडिया जो है। तो आई थिंक उनका स्टेटस है और दुनिया का सबसे महंगा बोर्ड है। सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट पे लगाते हैं, सबसे ज्यादा क्रिकेट के ऊपर इजारादारी होल्ड करते हैं, सबसे महंगे मीडिया राइट्स आईपीएल बेचता है। इतना खर्चा करने के बाद भी अगर श्रीलंका से हार जाते हैं, नहीं, इतना खर्चा करने के बाद भी अगर एशिया में तीसरे नंबर पे ना है तो फिर गलत बात है ना। कम से कम स्टेटस तो होना चाहिए, बड़ा स्टेटस। दूसरी जानिब कुछ अच्छी, जो आपने नेगेटिव बातें बताई, कुछ अच्छी बातें भी मैं जरूर शेयर करूंगी। हमने विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई एम बिग फैन ऑफ विराट कोहली। मतलब यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट। ये इंडियन फैंस का दिल रखने के लिए ये वाला पोर्शन है। हाँ, लेकिन स्टिल आई हैव इंडियन फ्रेंड्स, तो आई नो कि वो भी बेचारे थोड़े दुखी होंगे। आपको हम थोड़ा कंसोल करते हैं कि आपके जो विराट कोहली है वो बहुत अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। उसको हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम को कहते हैं कि बड़ी कॉम्पिटिटिव और बहुत ही रिस्पेक्टफुल किस्म की टीम है। दो वो यार, लेकिन स्टिल वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर आउट ऑफ द एशिया कप। अच्छा चले, अब तो उन्होंने कहना ही है ना। खैर ये तो होगी कुछ इंडिया की बात। खैर बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंडिया। ट्रोल्स अपार्ट, हमारा हक बनता है भी, जब हम हारते हैं तो आप भी तो करते हैं ना। तो हाल ही नहीं छोड़ते। हम तो मजा लेते हैं, थोड़ा तो मजा लेना बनता है। अब आप घर जाइए, सुकून कीजिए और अब आपसे वर्ल्ड कप में मिलेंगे दोबारा। सितंबर भी है और आपको मालूम है कल 6 सितंबर हमने जो कहना चाहिए कौमी और मिली जोश जज्बे के साथ मनाया। आज यौम फ़ज़ाइया है और यौम फ़ज़ाइया के हवाले से हमें मालूम है कि आज के दिन पाक फ़ज़ाइया की उन तमाम कोशिशों को, उन तमाम अचीवमेंट्स को खिराज तहसीन पेश किया जाता है जो आज से कई साल पहले 1965 की जंग में पाक फ़ज़ाइया ने दिखाया। और बड़े महदूद वसाइल के साथ पाक फ़ज़ाइया ने अपने से कई गुना बड़ी फौज जो एयरफोर्स थी इंडिया की, उसको न सिर्फ चारों शारे चित किया बल्कि अपनी जीत की मोहर भी जब्त की। और इसका इस चीज़ का भी सबूत है कि जब भी पाकिस्तान, खासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स को हवाओं के अंदर हमारी सरहदों की निगरानी के लिए आजमाया जाता है, ये कभी कौम को मायूस नहीं करती और हमेशा हमारी उम्मीदों पर, कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरती है। इस दिन का सबूत है। बिल्कुल, इस हवाले से हमारा प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा भी हम पाक फ़ज़ाइया के हवाले से स्पेशल कर रहे हैं और उस पर भी हम आपके साथ डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात करेंगे जी। मुल्क भर में हालिया बारिशों के बाद बनने वाले आबी रेलों की तबाहकारियां जारी हैं। अंदरून सिंध के कई शहर और बस्तियां पानी में घिर चुकी हैं। मंचर झील आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। झील को 3 कट लगाने के बावजूद पानी का दबाव कम ना हो सका और 0 पॉइंट पर शगाफ पड़ने से वज़ीर आला सिंध का आबाई गाँव जोवाहट समेत जो मजीद कई देहात हैं वो डूब चुके हैं। इसके बावजूद मंचर झील में जो पानी की सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। हिफाजती पुश्तों पर शदीद दबाव है। सेवन शरीफ और भान से इदाबाद तबाही के दहाने पर हैं, जबकि सेवन से लाड़काना तक इंडस हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मंचर झील का पानी जो है दरिया सिंध में गिरने के बाद कोची बैराज पर भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जबकि बलोचिस्तान से आने वाले रेलों के बाइस जो दीगर इलाके हैं उन पर पानी का दबाव बरकरार है। बिल्कुल, और ये जूही और मेहड़ जो यहाँ पे बंद हैं रिंग के ऊपर,
इस पर दबाव बरकरार है। उधर बदीन की प्राण नदी है, आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ, यहाँ पे 6 रोज के बाद दोबारा एक शगाफ पड़ गया और 30 से ज़्यादा जो डूबे देहाती हैं यहाँ पे उनको और जो देहात है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी की सतह यहाँ पे मजीद बढ़ रही है। लोगों का घर बार, कीमती सामान, कीमती फसलें तबाह हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं। दूसरी जानिब जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी हालत ज़ार रोज़ बरोज़ अबतर होती जा रही है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। घर दोबारा बन जाएंगे, चीज़ें दोबारा आ जाएंगी, लेकिन इन लोगों की मुश्किलात कम होना बहुत ज़रूरी है। इन कैंप्स में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और इंतज़ामिया की जानिब से खाना न दिए जाने की शिकायत सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब जो ज़िला खैरपुर है, यहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुबैना तौर पर 5 दिन से खाना न मिलने की वजह से जो 50 कमसिन बच्चे हैं इनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मैं ये लाइन रिपीट कर दूँ कि 5 दिन से खाना नहीं मिला, 50 बच्चे इस वजह से बहुत शदीद तशवीशनाक हालत में हैं। जबकि दूसरी जानिब एक रिपोर्ट ये भी है कि 2 साल की एक बच्ची है वो खुराक ना मिलने की वजह से जाम बहक हो गई है। ये तमाम सूरत हाल इस वक्त बिल्ट हो रही है जो बहुत ही ख़तरनाक है, जो बहुत ही तशवीशनाक है, जो बहुत ही नाजुक है। इसके लिए जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल करें हम अपने तौर पर रिपोर्ट कर सकते हैं, इनफरादी तौर पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन इज्तमाही तौर पर यह कैलेमिटी इतनी बड़ी है कि जब तक पूरी कौम यकजान होकर इसके खिलाफ नहीं लड़ेगी, इसका मुकाबला करने के लिए गुरबा के साथ खड़ी नहीं होगी, ये मसाइल हल नहीं होंगे। और जो सूरत हाल बन रही है इसमें हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब बढ़ चढ़ कर इसमें अपना हिस्सा डालें। जो भी रिलीफ कैंप्स में मसाइल है, और हम इंतज़ामिया से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी मुमकिन हो सके यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पर अभी तक रिलीफ या इमदाद का सामान नहीं पहुँचा, प्लीज़ यहाँ पे मेक श्योर करें कि इन बच्चों तक एटलीस्ट खुराक पहुँचे। और हम सब की भी जिम्मेदारी है। हम अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है वो भूखा सो जाए। हम तो अपनी इतनी जान मारते हैं कि अगर उसको रात को 2 बजे भी भूख लगी है तो माँ या घर में से कोई भी उठ के उसको खाना देता है। तो आप सोचें कि ये कमसन बच्चे जो इन कैंप्स के अंदर इतनी बुरी हालत में रह रहे हैं, इर्द गिर्द पानी पानी है, बीमारियाँ हैं, खाना नहीं है, घर नहीं है, उनके लिए एक वक्त का खाना कितना ज़रूरत और कितनी अहमियत का हामिल लगता है। हम रोज़ाना हज़ारों रुपए का खाना खाते हैं, हज़ारों रुपए की स्पेंडिंग कर देते हैं, लेकिन एट द एंड अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें और अपना हिस्सा डालें तो इन बच्चों को एटलीस्ट एक टाइम का खाना तो मैसर हो, ताकि इनकी जो तबीयत है वो उस तरह से ख़राब ना हो। बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ शर्जील इनाम मेमन साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और उसके साथ साथ चैलेंजेस अभी कितने बड़े हैं। मेमन साहब, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ख़तरा भी बहुत बड़ा था और मुझे लगता है कि जितना बड़ा ख़तरा हमने या हुकूमत ने अज्यूम किया था, ये उससे भी बड़ी इसका जो हजम है वो उससे भी बड़ा है। एक तो मैं ताज़ा तरीन सूरत हाल ऑफिशियली आपके पास क्या है वो मैं जानना चाहूँगा, और क्या हम अभी तक रिहेबिलिटेशन पे शिफ्ट नहीं हुए, इस स्थिति में अभी तक हम रेस्क्यू की स्टेज के ऊपर ही हैं शजीद साहब? दोबारा करेंगे, सिग्नल्स का इशू है जहाँ पे में मौजूद हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध की सूरत हाल भी कुछ इस तरह से नहीं है, दीगर इलाकों में जहाँ हम बार बार बात कर रहे थे कि वहाँ कुछ बेहतरी नज़र आ रही है टाइम के साथ साथ, लेकिन सिंध के अंदर चूँकि अभी आबी रेले दाखिल हुए हैं और वहाँ पर अभी पानी की जो सूरत हाल है, सेवन शरीफ के हवाले से जो मंचर झील में शगाफ डालने के बावजूद अभी पानी की सतह जो है वो बुलंद है और उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इसी सूरत हाल में जो इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग, दूसरी जानिब स्टेट के लिए बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल है कि लोगों को अकोमोडेट करना, उनको किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करना, उनके लिए इमदाद पहुँचाना, रिलीफ का प्रोसेस आना इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग है। बिल्कुल, $70 लाख इमदाद का ऐलान जापान ने किया है। ये हंगामी और फौरी इमदाद है जो पाकिस्तान को दी जा रही है। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस की जानिब से भी सामान पाकिस्तान में पहुंचा है और रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कल आर्मी हेलीकॉप्टर्स ने कुछ ऑपरेशन किया और 131 ऐसे अफराद थे जो कि मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हैं। ये मंशर और दीगर की सूरत हाल की बात करें, उनको यहाँ से निकाला गया है। इसके बाद हमने जैसे कि आपको बताया भी कि 3 मुख्तलिफ मकामात से मंशर झील जो कि पाकिस्तान की साफ़ पानी की या पीने के पानी की सबसे बड़ी झील है, उससे 3 मुख्तलिफ मकामात से कट लगाया गया है। पहले एक मकाम से कट लगाया गया था, फिर 2 मजीद मकामात से कट लगाया गया ताकि जो इलाके हैं, ख़ासतौर पे जो सेवन का इलाका है, सईदाबाद का इलाका है, इसे डूबने से बचाया जाए। लेकिन अब तक भी कल अब्दुल्ला हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट भी कर रहे थे कि अभी तक जो प्रेशर है वो कम नहीं हुआ है 3 कट्स लगाने के बावजूद, और इससे कई देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। अब मज़ीद शायद रास्ता तलाश करना भी मुश्किल होगा। तो अल्लाह से रहम की भी अपील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ताकत से, चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत है, वो जब चाहें वो जैसे चाहें चीज़ें ठीक कर दें। उनके एक कुन से चीज़ें, ये सब पानी खुश्क हो जाए, ये मोहताज है। तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे
कि ये मुसीबत टले और जो पानी का दबाव बढ़ रहा है, अल्लाह अपनी फजल से और अपनी रहमत से इसको ख़त्म कर दें। हम अल्लाह के मानने वाले और बिलीव करते हैं कि दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है, सो दुआ ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ हम माली इमदाद की अपील तो आपसे कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं जो एक खास तौर पे फोकस कर रहा हूँ कि वो चीज़ें जो आपके इस्तेमाल की नहीं है उनको आप बंद करके डब्बों में पैक करके वो ज़रूर रिलीफ कैंप्स के अंदर बिल्कुल रिलीफ कैंप्स में आप पहुंच जाएं, चाहे वो आर्मी है, अलखिदमत है, मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए हैं, जगह जगह आपको शहर के अंदर नजर आ रहे हैं। आप अपने घर का जो एक्स्ट्रा सामान है, चप्पल है, कपड़े हैं, दीगर चीज़ें हैं, आप उनको पैक करके रिलीफ कैंप्स में पहुंचा दें ताकि इस मंदों तक पहुंच सके। हम तो शायद फिर कहीं ना कहीं बना लेंगे, अभी जो सूरत हाल है वो बहुत ही बुरी है, ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात करें हम कुछ सैलाबी सूरत हाल की, खासतौर पे मंचर झील, जहाँ पे सूरत हाल काफ़ी कशीदा है, सेवन को बचाने की कोशिशें हो रही हैं और बहुत सारे लोग इसी हवाले से, बहुत सारे वहाँ के जो मकामी रहने वाले हैं वो मुश्किलात का शिकार हो गए। हमारे साथ नज़र पंवर हमारे कोरिस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल लेते हैं। नज़र, एक तो एग्जैक्टली बताइए हमें इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि आप मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या मंचर झील पर प्रेशर कम हुआ? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त LS बंद के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पे ये कुछ दिन के बाद जहाँ पे ये सैलाबी पानी की सतह बुलंद होगी और वहाँ पे कट दे के पानी का अखराज जो है सिंधु दरिया की तरफ किया जाएगा। अब मैं बताता चलूँ कि जो 5 यूनियन काउंसिल हैं जो गुज़श्ता रोज MLV ड्रेन को शगा पड़ा था, इसके बाद पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 5 यूनियन काउंसिल के जितने भी देहात हैं ज़ेरे आब आ गए हैं, और जो हमें इतलात मिल रही हैं मुख्तलिफ देहातों से, हमें कॉल आ रही है कि हम फंस गए हैं, हमारे ऑपरेशन करके निकाला जाए। अभी गांव जो आराजी के साथ है, गांव से जावल बुर्दी, उनके मकीनों ने इंडस हाईवे पे भी एहतजाज किया है कि फौरी तौर पे रेस्क्यू करके हमें हमारे अपने को बचाया जाए। उन्होंने जराए का ये भी कहना है जो कि कई ऐसे देहात हैं जिसमें सैकड़ों के तादाद में लोग नहीं निकले थे, इस वजह से कि कोई रिलीफ कैंप नहीं है, सेवन में कोई इंतजामिया की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, वो इसी वजह से अपने घर नहीं छोड़ेंगे। वो अभी इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में हैं कि हमें रेस्क्यू करके निकाला जाए, क्योंकि वो पानी के जद में आ चुके हैं, तमाम गाँव डूब गए हैं। तो इस्टाराज जो इंडस हाईवे है ये भी डूब गई थी, सेवन से भान सईदाबाद तक। अच्छा। इसको मुकम्मल तौर पर मोटरवे और जिले इंतजामिया की जानिब से बंद किया गया है, और जितने भी तमाम लिंक्स रोड थे जो मुख्तलिफ देहातों की तरफ जाते थे वो भी ज़ेरे-आब आ गए हैं। अच्छा। अभी जो रेस्क्यू है सिर्फ किश्तियों के जरिए हो सकता है, जो कि जिले इंतजामिया की जानिब से नहीं किया जा रहा है। नजर ये भी बताइएगा कि रेस्क्यू अभी कश्तियों के जरिए तो हो सकता है, क्या रेस्क्यू करने के लिए जो मशीनरी है वो इतनी है वहाँ पे अवेलेबल, जिस हिसाब से ऑलरेडी अलर्ट तो है सेवन को लेकर, और जो हमने मंचर झील के हवाले से भी बात की, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो हुकूमती मशीनरी काम कर रही है क्या वो काफ़ी है? जी बिल्कुल, इंतजामिया की हुकूमती इदारे जो काम कर रहे हैं वो तो सिर्फ बातों में ही हमें नजर आ रहे हैं। जब इंतजामिया के जिम्मेदारान से हमारी बात होती है तो वो बताते हैं, तो हम ये समझ लेते हैं कि अभी कोई भी मसला पैदा गांव में नहीं होगा। उनके मुताबिक कि हर गांव को किश्ती दी गई है, रिलीफ का काम जारी है, आप रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। ताहम अभी हम अपनी नजर से देखते हैं तो कहीं भी रिलीफ ऑपरेशन भी नहीं हो रहा। ये आपने कल भी रिपोर्ट किया था, और ओबियसली आपका काम तो ग्राउंड रियलिटीज जो यहाँ पे जमीनी हकायक है वो रिपोर्ट करना है। ये फिर कोताही कहाँ पे हो रही है? ये हुकूमत के जो ओहदेदारान है ये महज कैमरा और माइक के ऊपर आके लोगों को ये बताते हैं कि ये बड़ी जबरदस्त एक्टिविटी चल रही है, चूंकि इस वक्त पूरी दुनिया भी हमें मॉनिटर कर रही है, पूरी दुनिया में भी ये देखा जा रहा है कि जो इमदाद बाहर से आ रही है वो कहाँ इस्तेमाल हो रही है। ये कोताही कहाँ पे है? निचली सतह पे है या हुकूमती सतह पे, ऊपर सतह पे है? ये बिल्कुल, जब भी देखते हैं और इनकी बातें सुनते हैं तो हम तो ये खुश हो जाते हैं कि लोगों को इतना दे जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी लोगों को नहीं मिल रहा। यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है उसके ऊपर तक ताल्लुकात हैं, वो CM का हल्का है, उसके बावजूद लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ कैमरा के सामने और जितना भी ये फोटो सेक्शन होता है, बाकी ग्राउंड रियलिटी में कोई भी किसी को किसी तरह की मदद नहीं दे रही है।
हजारों के तादाद में अभी लोग ऐसे हैं जो बचा बंद पे भी बैठे हुए हैं खुले आसमान तले। ठीक है, हुकूमती मशीनरी उस तरह से काम नहीं कर रही, सिर्फ लो या टीवी पर आकर बताने की हद तक ही है, लेकिन ओवरऑल लोगों की सूरत हाल कुछ इतनी अच्छी नहीं है। सब बहुत ही अफसोसनाक बात है। हम तो ये दुआ करते हैं कि इंतजामिया को भी कुछ होश आए और वो इस हवाले से काम करे और एहसास हो सबसे जरूरी। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहते हैं हमारे सेगमेंट उम्मीद पाकिस्तान का, जिसमें आज वकार मलिक साहब फरहत दीबा अकरम साहिबा से बात कर रहे हैं और बात हो रही है कुछ हमारे तालीमी निज़ाम में खामियों के हवाले से। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान। मेरे साथ डॉक्टर फरहत दीबा अकरम है। हमने एक सेगमेंट किया था इनके साथ, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल कहानी थी इनकी जो आपके साथ शेयर की थी कि कैसे 2005 और 6 में जब ये खुद ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी तो उस वक्त इन्होंने बच्चों को, जो कच्ची आबादी के बच्चे हैं, उनको पढ़ाना शुरू किया। ये तादाद आज 1000 से ऊपर है, यानी इस वक्त जो बच्चे इनके यहाँ पढ़ रहे हैं 200 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक पहुँच गए हैं। और उसके बाद इन्होंने अपनी PhD भी मुकम्मल की। ये बहुत ही कमाल स्टोरी थी और डॉक्टर फरहत साहबा को हमने एक दफ़ा फिर जहमत दी है कुछ और सवालात पूछने की। प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको मालूम है कि आलम बीबी ट्रस्ट है जो प्रोजेक्ट है, और इसके वाले से पिछली जो सेगमेंट है उसमें काफ़ी तफसील से बात हुई थी। इस सेगमेंट में हमने से बात करनी है एजुकेशन पे, तालीम के वाले से। जो मेरे जहन में आता है डॉक्टर साहब, वो ये आता है कि एक तालीम याफ्ता इंसान जो है उसकी जो नुमाया करैक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें एक आता है कि वो हम्बल होगा, वो बहुत ही हम्बल होगा, क्योंकि उसने स्केल देख लिया ना। वो कॉस्मोलॉजी है या चले क्वांटम मैकेनिक्स है या साइकोलॉजी, कुछ भी है, बायोलॉजी है, तो इतने बड़े स्केल के बाद उसने अपनी पोजीशन देख ली है और पोजीशन के बाद वो हम्बल हो गया। एक तो ये एक बहुत ही नुमाया चीज़ है। दूसरा ये है कि वो अपने सब्जेक्ट पे भी गिरफ्त होगी। और अगर ये नुमाया तरीन करैक्टरिस्टिक्स को देखा जाए, उन तमाम चीज़ों को देखा जाए, तो पाकिस्तान में आपको इन मेयारात पे पूरा उतरता कोई तालीम याफ्ता इंसान बहुत कम मिलता है। वजह तालीमी मेयार? जी, ये बिल्कुल सही डायग्नोज किया आपने और यही फीचर्स हैं। लेकिन दो यहाँ बुनियादी चीज़ें हैं। पहली ये कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसको अगर आप देखें तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उन्होंने अपने इदारे से वो बच्चे पैदा करने हैं जो रट्टा लगाने की बजाय जो सब्जेक्ट है उसके कॉन्सेप्ट समझें, उस कॉन्सेप्ट की गहराई तक जाएं। दूसरा, क्या उसका ये मकसद है कि हमने उसको एक सोसाइटी के अंदर एक तामीरी शहरी के तौर पर रहने के काबिल करना है। जब आपने ये देखा होगा कि आप में से जो भी कोई इंसान है उसकी हर एक्टिविटी का कोई ऑब्जेक्टिव होता है। जब हमारे पूरे तालीमी निज़ाम का ये ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि हमने जहन खोलने हैं, हमने जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर बच्चों को आगे लेके जाना है, तो वो कैसे होंगे? आप ये देखें कि हम माजरत के साथ हमारे स्कूल्स के अंदर जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाई जाती है, आप उसका कंटेंट देखें। हमारे वहाँ पर जो मैथ्स जैसे पढ़ाया जाता है उसकी जो मेथडोलॉजी है उसको आप देखें। इसी तरह जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं वो लैंग्वेजेस कैसे पढ़ाई जाती हैं उसको देखें। और बच्चे का आखिर पर मकसद क्या होता है कि मुझे A+ मिल जाए, मैं 90% मार्क्स ले लूँ, और उसके बाद क्या होगा, मुझे फलां जगह एडमिशन मिल जाएगा, वहाँ पढ़ने से क्या होगा, मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इस पूरे सफ़र में वो कहीं सोचता है कि मैंने अपने जहन को खोलना है, मैंने इस कायनात को तस्खीर करना है। आपके इस पूरे पैराग्राफ से मुकम्मल तौर पे मुत्तफिक हूँ, मासिवा इसके कि जहाँ पे आपने इस पैराग्राफ की स्टार्ट किया था कि माजरत के साथ, आपको माजरत करने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि बिल्कुल हक़ाइक़ हैं और ये बहुत खौफनाक हक़ाइक़ हैं। डॉक्टर साहब ये भी तो देखिए ना कि हम अपना अगर देखते हैं, मैं अपना पस मंज़र देखता हूँ तालीमी, तो मुझे तो नहीं कभी ज़िंदगी में समझ आई कि मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों निकाल रहा हूँ। मुझे ये बताया गया कि जल्दी निकालना है। हाँ। ठीक है जी, जल्दी निकालना, और क्योंकि मैं जो बच्चा जल्दी निकाल लेता है जू इजाफे अकल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाँ, तो वो बच्चा, आज़म, हाँ, तो वो लायक बच्चा होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उस लायक बच्चे को ये नहीं पता कि मैं क्यों निकाल रहा हूँ, इक्वेशन का नहीं पता, अलजबरे का नहीं पता, बहुत ही पीछे चले जाएं तो बल्कि मैं आपको एक सादी सी मिसाल देता हूँ। मुझे 2011-12 में जाके पता चला कि एडिशन क्या होती है और सब्सट्रैक्शन क्या होती है और मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। जब मैंने खान एकेडमी पे जाके देखा तो मुझे पता, अच्छा, मैंने कहा ये होती है। इमेजिन कि हम उनको चीज़ों को कितना ऐसे लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे इसकी एक बहुत बड़ी वजह से निसाब भी है। जी, निसाब
ही बुनियादी वजह है। उसके बाद आप ये देखें कि वो जो हमारे असातिज़ा हैं उनकी हम किस तरह की ट्रेनिंग करते हैं। उस्ताद कौन बनता है? कितने % लोग हैं जो शौक से उस्ताद बनना चाहते हैं, जो शौक से इस फील्ड में आते हैं। कहीं जॉब नहीं मिली, ज़्यादातर की बात करी हूँ, सबकी नहीं, वो कहते हैं उस्ताद बन जाए। उसके बाद जो उस्ताद के साथ हमारा रवैया है, हम उसको कितना पे करते हैं, कितनी उसको फैसिलिटीज़ देते हैं, उसको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। शायद हमारे माशरे के अंदर जो सबसे अहम किरदार देने वाला मुमार जो कौम का है, उस्ताद, उसको हम सबसे कम तनख्वाह देते हैं, सबसे कम वसाइल देते हैं, और इज़्ज़त तो मेरा ख्याल है शायद तालिब इल्म ही थोड़ी बहुत देते होंगे। बाहर वो कहीं जाके कहे मैं उस्ताद हूँ तो उस पर उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसके बरक्स आप देखें कि जिन मुल्कों में तरक्की हुई, जहाँ तहजीब ने भी तरक्की की, इल्म ने भी की, वहाँ उस्ताद की कितनी कदर कीमत है। तो हमारे यहाँ पर सिर्फ निसाब नहीं, उस्ताद और पूरी मैनेजमेंट, क्योंकि हमने तो यहाँ से प्रोडक्ट्स निकालने हैं और हमने पैसे कमाने हैं। जिस मुल्क के अंदर एजुकेशन इतनी बुरी तरह कमर्शियल हो जाए, ठीक है, वहाँ से आप इल्म वाले जहन कैसे निकाल सकते हैं? आप पिछली अपनी रीसेंट हिस्ट्री में जाएं, कितने बड़े नाम आप गिन लेंगे, मैथ्स में, फिजिक्स में, बायो में या बाकी साइंसेस में, कितने बड़े नाम है हमारे पास। और जो है उनको हम ओन नहीं करते, उनको हम डिसोन करते हैं मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर। तो आप ये देखें, ये तो सिर्फ तालीम की बात हो रही है। जो सबसे अहम चीज़ जिसके ऊपर हम अभी बात ही नहीं करते वो तरबियत है, कि एक बच्चा जो इल्म हासिल करता है आपके मुताबिक उसको आजिज़ होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। यहाँ पे पढ़ा लिखा इंसान जो उसमें एक अजीब सी अकड़ आ जाती है। हालांकि अफलातून ने कहा था मैं जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। मुतजस्सिसाना या जिसको कहते हैं क्यूरियोसिटी नाम की चीज़ आपको सोसाइटी में नजर नहीं आती। हर आदमी कुछ बताना चाह रहा है, कुछ सीखना नहीं चाह रहा, कुछ पूछना नहीं चाह रहा। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, मतलब हमारा जो माइंड सेट है उसको ज़हन में रखते हुए अक्सरियत का, कि अगर आइंस्टाइन यहाँ पे आए और यहाँ बैठ जाए किसी भी जगह पे, तो वो लोगों की कोशिश होगी कि अगर वो इनफरादी सतह पर उनके साथ बैठे हुए हैं तो ये आइंस्टाइन अपनी बात ख़त्म करें ताकि हम इनको बताएं कि एक्चुअली फिजिक्स क्या है या वो क्या है। मतलब इस तरह का रवैया, हम अच्छे लिसनर नहीं हैं, और जो अच्छा लिसनर नहीं होता वो सीख नहीं सकता। हम सुन नहीं रहे होते, हम वेट कर रहे होते हैं कि इस बात के आगे मैंने क्या जवाब देना है, इसको कैसे नीचा दिखाना है। आपके स्कूल्स में क्रिटिकल थिंकिंग होती है, सवाल पूछने की तरबियत दी जाती है, सवाल पूछने पे इनकरेज किया जाता है, और टैबूज को ब्रेक करने पे बात होती है, उसको इमेजिनेशन के लिए वक्त दिया जाता है, उसको क्रिएटिव थिंकिंग के लिए वक्त दिया जाता है, उसको चंद मखसूस हीरोज के अलावा दुनिया के अंदर जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उनके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा क्या बच्चों को डाइवर्सिटी बताई जाती है? क्या उनको इंक्लूजन सिखाया जाता है कि किसी भी बुनियाद पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, आपने हर एक को इंक्लूड करना है, भले उसका नुक्ता नज़र जो भी है। डिस्कोर्स किया जाता है, मुकालमे के एटिकेट्स बताए जाते हैं, पर्सनल स्पेस क्या होती है वो बताया जाता है। तो जब आपके स्कूल के अंदर ये तमाम चीज़ें जो बुनियादी लर्निंग की हैं, ये बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं जो हर इंसान को पता नहीं चाहिए, वो नहीं बताई जाती, आपके घरों में नहीं बताई जाती, तो आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको बाजों की आवाज़ें आएंगी, ये क्योस नज़र आएगा और हर बंदा एक दूसरे पे चढ़ता हुआ नज़र आएगा। अब वो बाजें जो हैं वो पेरेंट्स ने लेके दी हैं। जी बिल्कुल। अब ये देखें ना वालिदैन की कंट्रीब्यूशन। मैं तो बच्चों का वकील हूँ, बच्चों को मैं कुछ कह नहीं सकता। मतलब बच्चों के हवाले से तो मैं उनके साथ हूँ, लेकिन ये तो मामला वालिदैन का है, और वालिदैन ने बाकायदा उनको लेके दिए हैं। जिस मुल्क से शायद ये आए हैं, उस मुल्क में इंडिपेंडेंस डे पे 2 घंटे ज़्यादा काम किया जाता है। तब कैसी अजीब व गरीब सी हमारा मामला है। आखिर पे सिर्फ ये कंक्लूड करते हुए मुझे ये बताइए कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, चाहे वो आपकी तरह का PhD है या इस तरह का जो आदमी है, मेरे हिसाब से या साइकोलॉजी के हिसाब से उसको हमें लगाना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन एक खौफनाक, मतलब अगर मुझे कोई कहना कि यहाँ पे BSc के किसी बच्चे को फलां चीज़ पढ़ानी है तो मैं कहूँगा अच्छा मुझे आधा पौना घंटा दे दें। लेकिन अगर अभी मुझे कहना है कि ये कुछ बच्चे हैं और इनको मल्टीप्लिकेशन पढ़ानी है, तो मैं हो सकता है कि आपको कहूँ कि डॉक्टर साहब मुझे फिर 2-3 दिन तो दे दें, मतलब इतना मैं 2-3 दिन देखूंगा कि इनको कैसे पढ़ाना है। तो ये जो आला तरीन तालीम याफ्ता तबका है उसको हमें लगाना चाहिए था यहाँ पे, और एक मास्टर को तो मास्टर भी पढ़ा सकता है, तो कोई इतना इशू नहीं है।
फिर यहाँ पे भी आपको लगता है एक फ्लॉ है? आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया है, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पर भी आप देखें ना कि तालीम बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म लोग कर रहे हैं, वहाँ वही जगह है कि आपके बच्चे की जो बुनियाद है, जो उसकी फाउंडेशन है, उस वक्त उसको बेस्ट टीचर मिलना चाहिए। तो इसलिए जितने तालीम याफ्ता, तरबियत याफ्ता बेहतरीन उस्ताद हैं वो फाउंडेशन पर होने चाहिए, और ऐसे ही आप फिर जैसे जैसे बच्चा आगे जाता जाए वो कम भी हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत ज़रूरी है। आलम बीबी ट्रस्ट में वालिदैन की तरबियत का भी एहतमाम किया जाता है? जी, इसलिए कि जब आप इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि इनके वालिदैन को भी करें, तभी वो एक सिस्टम बनेगा कि ये स्कूल में भी सीखें, घर में भी सीखें, और पेरेंट्स इनको कोऑपरेट करें ये जो सीख रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे बच्चों के साथ इनके वालिदैन को भी शऊर और बुनियादी तरबियत की जो चीज़ें हैं वो बताएं। डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत मॉडल है आलम बीबी ट्रस्ट का, और ये जो वालिदैन की तरबियत की आपने बात की है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चा है वो 6 घंटे, या अगर उसमें से वो टाइम वगैरह सारा निकाल दिए, एक्चुअली कुछ 4 घंटे वो स्कूल में रहता है। और अगर आप गर्मियों की छुट्टियाँ निकाल दें और ये तमाम चीज़ों को निकाल दें तो वो एक्चुअली कहीं एवरेज पर डे कुछ 2 घंटे स्कूल में रहता है। बाकी जो 22 घंटे हैं वो कहाँ रहता है? वो 22 घंटे इस सोसाइटी में रहता है, अपने घर में रहता है। तो वो जो कुछ लर्न करता है, कुछ अच्छा अगर लर्न कर भी लिया उसने स्कूल में, तो उसको अनलर्न करने में कुछ टाइम नहीं लगता। वो दो गलियां अबूर करता है, और उसको जो सेंसिटिविटी बता दी जाती है एनिमल्स के हवाले से, अगर कहीं कोई सबक पढ़ा दिया गया कि जानवरों का एहतराम और जानवर भी जो है वो उनका ख्याल रखना चाहिए, वो दूसरी गली में जाएगा तो उन चीज़ों को अनलर्न कर देगा, क्योंकि उसके सामने एक भरमार है, एक उसके एगेंस्ट, उस सबक के एगेंस्ट। और घर पे भी ऐसे ही मामला चलता होता है। तो वालिदैन की तरबियत भी ऑफ कोर्स इसमें जो है वो बहुत अहम तरीन चीज़ है। देखते रहिए उम्मीद है पाकिस्तान। वेलकम बैक टू। अब बात कर लेते हैं दोबारा से कुछ क्रिकेट के हवाले से। एशिया कप जारी है और कमाल मैचेस हो रहे हैं भाई। जो लोग भी खास तौर पे दुबई गए हैं एशिया कप देखने के लिए, पैसे वसूल किस्म के मैचेस हैं। जीत जो भी रहा है लेकिन मैचेस कमाल हो रहे हैं। और सुपर 4 के अंदर तो और भी सूरत हाल बहुत गर्म हो गई है, बड़ी हीट है इस वक्त वहां पे। गुज़िश्ता रोज भारत के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। भारत और श्रीलंका के दरमियान एक मैच हुआ नाजरीन। श्रीलंका ने भारत के खिलाफ एक मैच हुआ। टॉस जीतकर पहले श्रीलंका ने फील्डिंग का फैसला किया, जो कि एक अच्छा फैसला था। और आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक मैच है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम ये देख रहे हैं कि क्या हम उस जीत के मोमेंटम को बरकरार रख पाएंगे या नहीं। गुज़िश्ता रोज कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि एशिया कप के अगले मैचेस में जो अपनाई जाने वाली हिकमत अमली है, इसमें हमारा प्लान ये है कि जिस तरह एक मोमेंटम के साथ हम चल रहे हैं अगले मैचेस पर भी ऐसे ही चलें। और एशिया कप के दौरान ये देखकर खुशी होती है कि कोई ना कोई बड़ा खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है। चलें जी, इस पर डिटेल मौजूद है, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच अब्दुल माजिद कि आपने ज्वाइन किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया बाहर हो गया, पहले इस पे कमेंट करें। अभी नहीं हुआ वैसे, हाँ चलें, कोई वेंटिलेटर पे चला हमारे मुताबिक बाहर और ये इन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि सिर्फ हम हैं जो इस वक्त इंडिया को आसरा दे के बैठे हैं कि अगर हम अफगानिस्तान से बहुत बुरी तरह हार जाएं और श्रीलंका से बहुत बुरी तरह हार जाएं और इंडिया जो है वो गलती से अपना फाइनल मैच अफगानिस्तान से बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाए, तो दैट इज द ओनली सिनेरियो इंडिया कैन क्वालिफाई। इंडियन फैंस जो है उन्होंने तो बॉयकॉट कर दिया टीम का। वो यही कह रहे हैं कि भैया आप लोग आईपीएल खेलें, आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के काबिल ही नहीं है। आईपीएल में आप लोग 400 रन कर देते हैं, T20 में यहाँ पे आप 20 रन से ज्यादा बनते नहीं है। तो दे आर क्रिटिसाइजिंग देयर क्रिकेटर्स अ लॉट। ऊपर से वो बेचारे अर्शदीप के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। और कल भी उस बेचारे आखिरी ओवर दे दिया 7 रन। सरदार जी की तो बैड लक ही खराब चल रही है अभी, हमने तो कल ये लिखा बैड लक ही खराब है बेचारे को दे देते हैं। बट ओवरऑल इंडिया प्लेड बैड क्रिकेट, सिंपल सी बात है। उन्होंने बेसिक्स नहीं की। श्रीलंका यंग टीम, उनकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है। ये हमारी कल भी बात हो रही थी कि श्रीलंका की स्कूल क्रिकेट बहुत अच्छी है, तो वो स्कूल क्रिकेट से बेसिक सीख के आते हैं। तो चाहे उनका नया बच्चा भी हो, वो अगर हिटिंग के लिए उसको बनाया गया तो वो हिटिंग बहुत अच्छी करता है। और अगर किसी को रोटेट करने के लिए स्ट्राइक बनाया गया प्लेयर को, तो वो रोटेट बहुत अच्छी करता है। लेकिन अगर माजिद हम क्रिकेट कल्चर की बात करें तो आई थिंक इंडिया इज अ क्रिकेटिंग नेशन। जितना क्रिकेट पे वहां पे स्ट्रक्चर पे पैसा लगता है, जितनी बेस उनकी तगड़ी है, जितने ग्राउंड्स, जो उनका कोचिंग का स्ट्रक्चर है वो बड़ा कमाल है। स्पॉन्सरशिप्स हर चीज के लिहाज से एक बड़ा फर्टाइल मुल्क है क्रिकेट को लेकर। लेकिन उसके बावजूद ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अगर मैं कल के मैच को स्पेसिफिकली आपसे पूछूं कि गलती कहां पे हुई, इंडिया को मार पड़ी कि वो एक जूनियर टीम से हार गया, तो आप क्या कहेंगे?
इंडिया का आप जो क्रिकेट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छा था, नो डाउट। पाकिस्तान, इंडिया ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल टीम, हमारा क्रिकेट ही है हमारे लिए सब कुछ, तो क्रिकेट बहुत अच्छे। प्रॉब्लम इनके पास आईपीएल से आई है, जो हमारे पास पीएसएल से भी शुरू में आई थी, और अल्लाह करे वो पीएसएल से जैसे आईपीएल की प्रॉब्लम बड़ी हो गई है कि आप T20 की बेस पे अपनी सारी टीम्स नहीं सिलेक्ट कर सकते। इंडिया भी उस पे आ गया है कि जहां वो आईपीएल की परफॉर्मेंसेस पे अपनी टेस्ट टीम सिलेक्ट कर रहे हैं, अपनी ओडीआई टीम भी। तो कल भी यही हुआ, उन्होंने T20 की बेस पे बेशक T20 की टीम ली, लेकिन वो विकेट पड़ना भूल गए। आप नोटिस करें दुबई की पिच जो है वो कल ज्यादा ना बाउंस दे रही थी, ना ज्यादा पेसर्स को हेल्प कर रही थी। स्पिनर्स ने जो है जाके थोड़ा सा बीच में चहाल लें और अश्विन वापस है, उन्होंने थोड़ा सा किया। तो इंडिया यही सोच रहा था कि हम तो सारे मैचेस एशिया कप के दुबई में खेलेंगे, पिचेस फास्ट बॉलर्स के लिए अच्छी करेंगे और जीत। बट उनको यही धचका लगा जब उनकी पिच थोड़ी सी बदल गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो लोग इंडिया में खेल खेल के रैंक टर्नर्स पे, जहाँ टर्न बहुत होती है या फिर बिल्कुल डेड विकेट होती है, 250-250 रन बना रहे होते हैं आईपीएल में, हर आके 250-300 बना रही होती है। तो उनको सिर्फ ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना आया कि अब पिच जो है वो काफी यूज होती है, सिलेबस चीजें आ गई उनके पास, ये बड़ा मसला हुआ। अच्छा आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच है और बाबर आजम ने भी कल कहा कि हमारा जो मोमेंटम चल रहा है टीम का, हम कोशिश करेंगे कि उसी मोमेंटम पर खेले। अफगानिस्तान की टीम ने सरप्राइजेस दिए हैं और उनको हम बिल्कुल भी लाइट नहीं ले सकते। तो आज पाकिस्तानी टीम का आप किस तरह से अफगानिस्तान के साथ मैच को देख रहे हैं? पाकिस्तान का सिंपल सा गेम प्लान होना चाहिए, अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ्स को काउंटर करें। बाबर आजम राशिद के खिलाफ बहुत वीक है, कोशिश करें स्ट्राइक रोटेट करके किसी और को उसको खेलने दें। बाकी उनके मोहम्मद नबी और उनके जो नए बॉलर्स आए हैं फास्ट बॉलर, उनसे हमें डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शाहीन को नेट्स में खेल चुके हैं। तो मेरे ख्याल से फारूकी साहब को तो हम काउंटर कर ही सकते हैं। बट अगेन पाकिस्तान को सिर्फ इतना सोचना है कि भाई हम अपनी बेसिक सही करें, जो कल इंडिया ने नहीं की। तो ये एक अलमिया है जो कल इंडिया के साथ हुआ है और उससे हमें सबक सीखनी चाहिए। किसी दिन भी कोई भी टीम इस एशिया कप में अगर अपने दिन पर है वो आपको नहीं छोड़ेगी। तो आप रिस्क ना लें, बिल्कुल सिंपल अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाएं, सबको रोल्स बता दें कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। और श्रीलंका, मैं तो कहता हूँ श्रीलंका इस वक्त जो है ना प्राइम एग्जांपल है आपके पास एशिया कप जीतने के लिए। बिल्कुल। माजिद, अगर मैं 2 मिनट के लिए ये कहूं कि आप, हमारे पास टाइम है, आई बिलीव आई कैन आस्क क्वेश्चन। एक अगर मैं आपसे सवाल ये करूंगा, आप फॉर द टाइम बीइंग अफगानिस्तान के एनालिस्ट हैं, आपका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, अपनी टीम के लिए आप क्या कहेंगे? मैं सिंपल सा बोलूंगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे जाएं। उस दिन एक बाजिद खान ने बड़ी अच्छी बात कही थी, वो कहते हैं कि इन्हें 4 स्पिनर्स खिला देने चाहिए यूएई की कंडीशंस में, प्लस शारजा में मैच है। शारजा इज अ स्पिन हेवन, आप वहां पे 4 स्पिनर्स भी खिला सकते हैं और उनके पास स्पिनर्स हैं भी इस क्वालिटी के, वो 4 स्पिनर और एक पेसर के साथ जा सकते हैं। ओवर्स भी जल्दी हो जाएंगे और बैट्समैन को सेट होने का टाइम भी नहीं मिलेगा और एक नई स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो इफ आई वाज अ अफगान कोच, इस वक्त डू और डाई सिचुएशन टाइप ही है हमारी भी, क्योंकि हम भी दूसरा मैच हार गए तो तकरीबन बाहर हो जाएंगे। मैं 4 स्पिनर्स के साथ चला जाता, राशिद नबी के साथ मैं 2 और स्पिनर्स खिला लेता, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ है। और पाकिस्तान तक जितना कह लें कि हम पाकिस्तानी और एशियन स्पिन को अच्छा खेलते हैं, जब क्वालिटी स्पिन आती है तो बाबर जैसा बैट्समैन भी। हमें टीम में तब्दीली की जरूरत नहीं है। हसनैन और नसीम का खास तौर पे मैं पूछना चाह रहा हूं, वी शुड गो विद द सेम कॉम्बिनेशन। ये हसनैन वाज बॉलिंग एट 145 प्लस केटीएच पर आ, मतलब वो बहुत ही तेज बॉलिंग कर रहा था। तो इट्स बेटर यू गो विद हिम, क्योंकि उसके पास कॉन्फिडेंस है और अफगानी बैट्समैन अच्छा पेस नहीं खेल सकता। माजिद, आई होप आपके अफगानी टीम ने आपकी सजेशंस बिल्कुल ना सुनी हो और आपकी सिर्फ सुने तो सिर्फ पाकिस्तानी टीम सुने। सुन ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब्दुल माजिद हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के ऊपर तज्जिया दे रहे थे। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है, आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड मैच। यस, नेल बाइटिंग। ब्रेक लेते हैं। के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। और जनाब 7 सितंबर है, यौम फिजाइया है, और सितंबर हो, फिजाइया का दिन हो और हम फिजाइया को खिराज तहसीन अपने तरीके से पेश न करें, ये हो नहीं सकता। जब पाक फिजाइया की शाहीन हवा में उड़ते हैं तो दुश्मन का दिल दहलता है और ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त पाक फिजाइया की स्ट्रेंथ क्या है। आपको याद होगा पिछले 6 सितंबर को मैं और अरमिला PF बेस रफ़ीकी पे गए थे। आज उफैरा फैज़ PF बेस सरगोदा पे गई हैं और आज वो क्या दिखा रही हैं आपको PF बेस के हवाले से, वहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स की स्किल्स के हवाले से और कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा तैयार है दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। वी हैव अ स्पेशल पैकेज फॉर यू, दिखाते हैं आपको। अस्सलामुअलैकुम।
पाकिस्तान 7 सितंबर पाक फिजाइया का दिन है और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स की एक ऑपरेशनल बेस पर। अगर इस बेस की मैं तारीफ यूँ करूँ कि ये जो बेस है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसने 1965 की जंग में और 1971 की जंग के साथ साथ अभिनंदन का जो ऑपरेशन था 27 फरवरी 2019 इन तमाम ऑपरेशंस में इस एयर बेस से लीड किए गए थे। ये तमाम ऑपरेशंस ना सिर्फ ये बल्कि ये एयर बेस जो है ये पाकिस्तान की जदीद तरीन एयर बेसेस में शामिल है। यहाँ के पायलट्स और यहाँ के एयरक्राफ्ट वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड हैं। तो आज हम आप लोगों की मुलाकात कराएंगे यहाँ के बेहतरीन पायलट से और आपको जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एयरक्राफ्ट भी दिखाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विंग कमांडर वकास। आप देख सकते हैं ये अपने एयरक्राफ्ट में इस वक्त मौजूद हैं और ये फ्लाइंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैंने इनको रोका है कि हम इनसे थोड़ी सी गपशप कर लें। सर, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम और मुझे ये बताएं कि अभी जब आप यहाँ पर आए तो आपने एक इंस्पेक्शन की, वो क्या कर रहे थे आप मुख्तलिफ जगहों पे टॉर्च मार के चेक कर रहे थे। दिन इतनी तेज रोशनी के अंदर भी आप टॉर्च यूज़ कर रहे थे, तो वो क्या प्रोसीजर था, ज़रा उसके बारे में बताएं। वालेकुम सलाम, वेलकम टू हमारे बेस की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब भी हम जहाज़ की तरफ आते हैं, हमारे जहाज़ हर तरह से तैयार होते हैं और किसी भी वक्त हम इनको लेके जा सकते हैं किसी भी ऑपरेशनल मिशन के लिए। बट उसके बावजूद हम जब भी जहाज़ आते हैं हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने देखना होता है कि किसी भी तरह की कोई कमी किसी तरह की ना रह जाए। उसके लिए हम जहाज़ की बाहर से हर तरह की इंस्पेक्शन करते हैं। बट इवन देन आपने देखा होगा कि कुछ डार्क एरियाज होते हैं जो बड़े क्रिटिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंजन की तरफ के कुछ इनटेक एरियाज हैं वो थोड़े से डार्कर साइड्स होते हैं। अच्छा। तो दिन की रोशनी में भी हमने वो टॉर्च का यूज करके हमने वो देखना होता है कि कहीं कोई परिंदा, बिकॉज आजकल मौसम भी इस किस्म का है कि कोई परिंदा, कोई किसी भी तरह की कोई चीज़, कोई अनसेफ प्रैक्टिस वगैरह वहाँ पे ना हो। तो हमने हर तरह से अपना इत्मीनान करना होता है कि हमारा जहाज़ उस ऑपरेशनल मिशन के लिए 100% रेडी है। जब उसके बाद हम उसको लेके जाएं तो हम पूरे इत्मीनान के साथ अपना मिशन मुकम्मल कर सकें। अच्छा सर, इस वक्त आप क्योंकि F-16 में मौजूद हैं और ये मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे तेज़ तरीन जहाज़ है और अक्सर जो लोग तेज़ होते हैं उनको भी कहा जाता है कि ये F-16 बन गया। तो इस जहाज़ को उड़ाने का क्या एक्सपीरियंस है, क्या जोश होता है, क्या जज्बा होता है, क्योंकि अभी आप जा रहे हैं फ्लाइंग के लिए, तो मुझे बताएं आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है जहाज़ उड़ाने से पहले? अब एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमें जिस तरह से ट्रेन किया है, हम टोटली एक सॉर्ट ऑफ अ प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ जाते हैं। मेरे जहन में इस वक्त जो वाहिद चीज़ है दैट इज़ कि मैं अपना मिशन अचीव कैसे करूँगा। मेरे लिए वो बाकी चीज़ें सेकेंडरी, वो थ्रिल, बाकी चीज़ एवरीथिंग इज सेकेंडरी। जस्ट जो मेरा एम है, ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ 100% कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव इस मिशन, मैंने वो ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव दैट आई हैव टू अचीव। और उसके अलावा ये जो भी हम फ्लाइंग कर रहे हैं हम एक बड़े मकसद के लिए तैयार करेंगे, अपनी महारत को इम्प्रूव करें, प्रोफिशिएंसी इंक्रीज कर और रहे ये हैं। डेली बेसिस पे ड्रिल होती है। जितनी भी बेसिस हैं डेली बेसिस के ऊपर हैं, डिफरेंट टाइप के मिशन जो हम अचीव करते हैं। तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैंने अपना मिशन 100% सेफ्टी के साथ और ऑपरेशनल महारत के साथ कैसे अचीव करना है। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मुझे कुछ देर के लिए विंग कमांडर वकास से इजाज़त लेना पड़ेगी क्योंकि इन्होंने अभी अपने फ्लाइंग ऑपरेशन के लिए जाना है और जैसे ही ये दोबारा यहाँ पर लैंड करेंगे तो हम इनसे F-16 के बारे में मज़ीद मालूमात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर बख्त, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। सर, मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि ये जो हेलीकॉप्टर हमारे अकब में मौजूद है ये कितना जदीद है? ये बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2018 के स्टार्ट में इंडक्ट किया था। अच्छा। एंड दिस इज़ द लेटेस्ट हेलीकॉप्टर वी हैव। और इसका बेसिक जो रोल है दैट इज़ डे एंड नाइट सर्च एंड रेस्क्यू। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि जो बाकी हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के पास और इसमें कौन से बुनियादी फ़र्क हैं? इफ़ वी कंपेयर इट टू पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, हमारे पास जितने भी हेलीकॉप्टर्स हैं इस टाइम पे उनमें सबसे लेटेस्ट ये मशीन है। तो ये बताएं कि ये किन किन ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्या टास्क होते हैं आप लोगों के? विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान एयरफोर्स बेसिकली डे एंड नाइट सर्च एंड रेस्क्यू। देन अदर देन दैट हमारे मल्टीपल रोल्स हैं जिसमें अंदर हेडर ऑपरेशंस, दैट इज़ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, उसके लिए भी रिव्यूज़ किया जाता है। ठीक है। हमारे पास जो इक्विपमेंट इस एयरक्राफ्ट पे लगा हुआ है दैट आल्सो सूट्स विद द ISR ऑपरेशंस, दैट इज़
विद रिस्पेक्ट टू सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, ठीक है और मल्टीपल रोल्स में मजीद भी है लोग। सर, अगर हम रोल्स की बात करें तो आप लोगों के क्या रोल्स होते हैं? पाकिस्तान एयरफोर्स में बेसिक रोल इस एयरक्राफ्ट का डे एंड नाइट सर्च एंड रेस्क्यू है। ठीक है। वी आर प्रोवाइडिंग सार कवरेज टू ऑल दी फाइटर एयरक्राफ्ट और जितनी भी हमारी बाकी फ्लाइंग हो रही होती है। अदर देन दैट VIP कम्युनिकेशन दैट इंक्लूड्स VVIP एज वेल। ठीक है। सेकेंडली इफ रिक्वायर्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ दैट इज हेडर ऑपरेशंस, उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। जी, ये बताएं, अभी आपने बात की रेस्क्यू की और साथ ही आपने डिज़ास्टर्स की बात की, तो पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, मेरा ख्याल है ये बहुत सही मौका है इसको डिस्कस करने का, क्योंकि हमने देखा है कि पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को, और बिल्कुल ऐसी जगह है जहाँ पर चारों तरफ पानी है और बीच में कहीं पे एक फैमिली स्टक है। हमने ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ से पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान जाते हैं और उनको रेस्क्यू करके ले आते हैं। तो मुझे ये बताएं कि वो कौन से आप लोगों के हेलीकॉप्टर्स हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस के लिए काम करते हैं? हमारी फ्लीट में जितने भी हेलीकॉप्टर्स अवेलेबल हैं वो सभी इस रोल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेजेंटली पाकिस्तान आर्मी अलॉन्ग विद पाकिस्तान एयरफोर्स एज वेल, हमारे इस टाइम पे MI-171 एयरक्राफ्ट जो हमारा बेसिकली लार्जर हेलीकॉप्टर है इससे, दैट इज़ ऑलरेडी डिप्लॉयड फॉर इट। इवन अलॉन्ग विद दैट विद रिस्पेक्ट टू रिकॉनेसेंस ऑफ द एरियाज एंड सर्वेलेंस, द AW139 इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड, सो वी आर एक्टिवली टेकिंग पार्टिसिपेशन इन दैट। तो ये कौन कौन से एरियाज में इस वक्त यूज़ हो रहा है रेस्क्यू के लिए? रेस्क्यू आपके जितने इस टाइम पे एरियाज अफेक्टेड हैं, दैट इज़ इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम राजनपुर, सब्सिक्वेंटली सिंध के काफ़ी सारे मल्टीपल एरियाज़ हैं, और नॉर्थ में बेसिकली मोस्टली आपकी आर्मी एक्टिव है इस टाइम पे। अच्छा, अगर हम इस हेलीकॉप्टर की ख़ास तौर पे बात करें तो इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर इसके सेंसर्स लगे हुए हैं और कौन सा सेंसर किस चीज़ के लिए काम करता है? चले, मैं वैसे तो इस हेलीकॉप्टर में काफ़ी कुछ लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। बिल्कुल। जनरली तो हेलीकॉप्टर आपके सामने है, ठीक है। इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे इसके बेसिक ब्लेड्स वगैरह एंड एवरीथिंग। ये अगर आप फ्रंट पे देखें तो ये फ्लर लगा हुआ है। ये बेसिकली लेमन टर्म में मैं आपको बताऊँ ये कैमरा ही है, और इसकी काफ़ी रेंज होती है। हमारा मल्टी क्रू कॉकपिट है जिसके अंदर कैप्टन, को पायलट, क्रू चीफ अलॉन्ग विद दैट मिशन कंसोल ऑपरेटर। सो देयर इज इसमें कैपेसिटी एज फार एज कंसर्न तो आप इसमें 15 to 17 लोग इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। बट इस स्पेसिफिक रोल के लिए हमारे पास एक मिशन कंसोल ऑपरेटर होते हैं जिसके पास अंदर स्क्रीन लगी हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, और अच्छा, वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, बाहर का टेम्परेचर कैसा है, बाहर का मौसम कैसा है, ऐसा भी कोई सेंसर है इस हेलीकॉप्टर में जो अंदर बैठे लोगों को बता सके? जी एग्जैक्टली। और वो कहाँ पे लगा होता है? ये अगर आपको मैं यहाँ पे नोट कराऊँ, ये इसकी टेम्परेचर गेज है, दैट इज़ दी OAT गेज। आउटसाइड एयर टेम्परेचर यहाँ से चेक होता है, और अंदर आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है। और ये इमरजेंसी एग्जिट है? दिस इज़ दी बेसिक एग्जिट फॉर द कैप्टन ऑफ द एयरक्राफ्ट और द पायलट। ठीक है। और यहाँ से एंटर होता है। अंदर से ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक आम बंदा इसको नहीं चला सकता। जी एग्जैक्टली। बेसिकली इनिशियली जब आप आते हैं तो काफ़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। कि दो इट्स अ हेलीकॉप्टर, बट कंपैरेटिवली अगर आप इसको फिक्स्ड विंग से कंपेयर करें तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सर, मुझे ये बताएं कि हेलीकॉप्टर उड़ाना आसान है या फिर जहाज़? अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों की डायनेमिक्स बहुत डिफरेंट है। अच्छा। आप एयरक्राफ्ट जो है उसमें विंग्स लगे होते हैं, आप ये जो ऊपर ब्लेड्स देख रही हैं आप इनको ऐसे ही समझ लें ये भी एक विंग ही है, लेकिन ये रोटेट कर रहे होते हैं हर टाइम पे। और हेलीकॉप्टर की जो मूवमेंट है दैट इज़ नॉट ओनली इन 3 एक्सिस बट के 4 एक्सिस है, जिसके अंदर आपका स्टेगनेंट होकर ऊपर नीचे जाना भी एक फैक्टर आ जाता है। तो कंपैरेटिवली आपका रोल थोड़ा बढ़ जाता है उस वजह से, तो उतने ही कॉम्प्लेक्स आपको इनपुट्स रिक्वायर होते हैं। वक्त साहब, मुझे अपनी यहाँ की डेली ड्रिल के बारे में बताएं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है आप लोगों का? व्हेन वी फर्स्ट रिपोर्ट इन द मॉर्निंग, उसके बाद हमारी मेट ATC ब्रीफ होती है जिसमें हम वेदर की अपडेट लेते हैं रिगार्डिंग फॉर द डे और नाइट फ्लाइंग जिसके लिए भी आए। सिमिलरली ATC हमें क्लियरेंसेस देता है। देन सब्सिक्वेंटली हम अपनी ब्रीफ्स करते हैं स्क्वाड्रन में जाके। देन आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट वी स्टेप फॉर द मिशन, और यहाँ आके देन फ्लाइट लाइंस के ऊपर हम एक्सटीरियर इंस्पेक्शन के बाद अपने मिशन के लिए प्रोसीड करते हैं। तो अभी आप अपने मिशन के लिए निकल रहे हैं? जी, मैं अभी मिशन के लिए जाने वाला हूँ। तो नाज़रीन, यहाँ पर अभी हम आपको टेक ऑफ दिखाएंगे AW139 का, और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी एक नई जगह पे। तो ये बताएं कैसी रही आपकी फ़्लाइट आज की? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। जो हमारे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हमने एनवर्सेस किए थे, ट्रेनिंग जो हम करना चाहते, सब अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हुआ है। और जिस मिशन पे आप निकले थे वो मिशन पूरा हो गया आपका? मिशन पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा हम जल्दी निकले तो सुबह, जैसा आपको बताया बस, लेकिन इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हम करना चाहते सब अचीव हो गया। तो सर, जैसा कि आपके जाने से पहले मैंने लोगों को कहा था कि हम F-16 के बारे में लोगों को बताएंगे, क्योंकि अगर इसको कहें कि ये एक लाडला त्यारा है
तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बच्चे बच्चे की ज़बान पे इस तैयारे का नाम होता है। तो सर मुझे सबसे पहले ये बताएं, ये जो मुझे एक कंपोनेंट नज़र आ रहा है, ये क्या होता है बेसिकली? जी फ्यूल टैंक्स हैं एक्चुअली, जो एक तो जहाज़ के अंदर इंटरनल फ्यूल होता है, फिर एक्चुअली हमने ऑपरेशनल थोड़ा सा टाइम ज़्यादा अचीव करना है तो एक्स्ट्रा फ्यूल हम कैरी करते हैं। तो ये या तो विंग्स के नीचे भी हो सकते हैं, सेंटर लाइन मतलब जहाज़ के नीचे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि आपको कितना फ्यूल चाहिए, इसके लिए आपका टाइम इन्हांस हो जाता है हवा में। अच्छा सर, हम देखते हैं कि जहाज़ जब उड़ रहा होता है आसमान पे और जब वो दुश्मन पे हमला करता है तो गोलियां निकलती हैं। अब यहाँ पे मुझे कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो वो मुझे बताएं कि गोलियां निकलती कहाँ से हैं? दो तीन चीज़ें एक्चुअली, अगर हम जैसा अब पुरानी मूवीज वाले देखते हैं, क्लोज कॉम्बैट में जब हम देखते हैं तो फिर उसमें गन फायरिंग होती है। तो टॉप पे आप देखेंगे ये इस जहाज F-16 की गन यहाँ पे अच्छा, ये है गन? एग्जैक्टली तो ये गन है, बट इसके अलावा हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल्स होते हैं जो कि लॉन्ग रेंज के लिए अप्लाई करते हैं। जो आप पीछे देखेंगी ये यहाँ पे जो एग्जैक्टली यहाँ पे मिसाइल लगेंगे, वहाँ पे भी एयर टू एयर दोनों जगह पे मिसाइल लग जाते होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इस जहाज़ के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसको JF-17 थंडर और मिराज से डिफरेंट बनाती हैं? एक्चुअली JF-17 थंडर और F-16 सॉर्ट ऑफ एक ही कैडर के हैं, दोनों एयर सिक्योरिटी रिलेटेड हैं। मतलब हमारा एम जो होता है कि पहले हमने जाना है दुश्मन के इलाके में एंड देन सबसे पहले हमने जाके दुश्मन के जो जहाज़ हवा में मौजूद हैं हमने उनको न्यूट्रलाइज करना है, उनको मार देनी है किसी भी तरीके से। तो इसके लिए हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल लगे हुए हैं। हमारे पास लोडिंग थोड़ी सी ज़्यादा है JF-17 और मतलब सॉर्ट ऑफ वो भी हमारा अपना ही जहाज़ है, हमारा प्राइड है बिल्कुल। तो JF-17 और F-16 एक ही कैडर के जहाज़ हैं। जहाँ तक मिराज है, मिराज स्पेशलाइज एयरफोर्स ने खुद किया, उस पर काफ़ी मतलब हम लोगों की एफर्ट है, बहुत ज़्यादा हमारी उस पर एक्सपीरियंस भी है। वो एयर टू ग्राउंड रोल में ज़्यादा महारत रखते हैं, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि स्विफ्ट रिटॉर्ट में भी हम लोगों ने अपने ही इलाके में रह के दुश्मन को निशाना बनाया और बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया। वो मिराज तैयारा ही हमारा था जिसके साथ हमने इतनी एक्यूरेसी के साथ पॉसिबल था कि हम दुश्मन को निशाना बनाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा कि ये जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होता है ये बेसिकली क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से एयरक्राफ्ट जो हैं वो फॉल करते हैं? इसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मल्टी रोल इज़ अ टर्म कि जिसमें वो बैक वक्त हवा में दुश्मन को भी निशाना बना सकता है, हवा में दूसरे जहाज़ों को, और बैक वक्त वो ज़मीन पे जो टारगेट्स हैं उनको भी एंगेज कर सकता है। तो हमारा जो F-16 है, F-16, ये JF-17 और अब J-10 जो हमारे पास नई इंडक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों जहाज़ ऐसे हैं जो कि बैक वक्त ये तीनों काम बहुत एक्यूरेसी के साथ कर सकते। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और मेरा बड़ा दिल था कि मैं आपके साथ बैठती, क्योंकि पीछे एक सीट खाली थी और मेरा दिल था कि मैं उसमें बैठती और मैं आपके साथ फ्लाई करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। तो नाज़रीन, इस वक्त हम टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो एयरक्राफ्ट है वो अकेला पायलट नहीं उड़ाता, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। ख़ास तौर पे ये टेक्नीशियंस इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं, टेक्नीशियन काशिफ। इनसे हम जानेंगे कि जब भी कोई एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ये लोग चेक करते हैं। अच्छा काशिफ, मैंने देखा कि जैसे ही ये जहाज़ अभी लैंड हुआ है तो जितना भी आप लोगों का क्रू है वो इस जहाज़ के तरफ इकट्ठा हो गया और आप लोगों ने इसको ये रेड रिबन्स लगाना स्टार्ट कर दी और डिफरेंट चीज़ें। तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि ये जो आप लोग रेड रिबन्स लगाते हैं इसको लगाने का मकसद क्या है? मैम, जब जो ही जहाज़ लैंड करता है तो हमारा सबसे पहले काम होता है कि जहाज़ को हमने सिक्योर करना है। इसको हम पिकेटिंग का नाम देते हैं। इसमें मुख्तलिफ कवर्स बने होते हैं, जहाँ जहाँ से वो कोई ना कुछ जो है ना इनपुट्स ले लेता है, हमने उन्हें कवर करके तो वहाँ उसको पिकेट करना होता है और नेक्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी करना होता है। ये बताएं कि अगर एक जहाज़ है वो जाता है और वापस आता है और उसके बाद दोबारा वो जाता है, तो ये क्या प्रोसेस आप लोगों का कंटिन्यू रहता है? ये बिल्कुल कंटिन्यू एक प्रोसेस है। जो ही फ्लाइट जो है वो लैंड करती है तो पायलट जो है हम रिपोर्ट करते हैं कि मुझे ड्यूरिंग फ्लाइट प्रॉब्लम आया है। हम उस प्रॉब्लम को जो है ना विदिन 45 मिनट जो है प्रिपेयर करते हैं और नेक्स्ट मिशन के लिए एयरक्राफ्ट को रेडी करते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आप लोगों के अप्रूवल के बगैर जहाज़ यहाँ से टेक ऑफ नहीं कर सकता, तो ये गलत नहीं होगा? बिल्कुल इसी तरह है। हमारे सिग्नेचर के बाद ही पायलट को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि एयरक्राफ्ट जो है वो फिट है और वो फुली मिशन जो है ना वो करेगा। थैंक यू सो मच काशिफ फॉर योर टाइम। थैंक यू।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर असद मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे F-16 के बारे में। असद, सबसे पहले मुझे ये चीज़ बताएं कि जो फ़्लाइट लाइंस होती हैं उसका क्या रोल होता है? किसी भी ऑपरेशनल मिशन की कामयाबी इस फ़्लाइट लाइन के हाथ में होती है, तो इन जहाज़ों को तैयार करना, उन पे जो भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है उस तरह से लोड करना, उस कन्फिग्रेशन में लेके आना, ये हम लोगों का और हमारी टीम का काम है। ये सुनने में अक्सर आता है कि रनवे के ऊपर छोटा सा एक कंकर भी जो है वो जहाज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, तो क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। असल में इस जहाज़ की इंटेक जो है ये आपके सामने आपने देखी होगी, यही सक्शन फोर्स क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से इसका इंजन चल रहा है। ये सक्शन फोर्स बहुत हैवी होती है। इसके अगर उस एरिया के अंदर कोई पत्थर, कोई बर्ड, कोई भी चीज़ आए तो ये उसे इंजेस्ट कर लेता है, जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कॉज करता है इस एयरक्राफ्ट के लिए। इसीलिए आपने देखा होगा बार बार हम लोग कंपेन करते हैं कि कोई बर्ड ना हो, पत्थर ना हो। कुर्बानी से रिलेटेड आपने बड़ी ईद पे देखा होगा एयरफोर्स बैनर्स लगाती है कि प्लीज़ अपने वेस्ट को आप ठीक तरीके से डिस्पोज करें ताकि बर्ड जनरेशन ना हो। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ इस एयरबेस में देखी है कि मुझे जगह जगह FOD के साइंस नज़र आ रहे हैं। FOD बेसिकली क्या है? FOD है फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रिस। आपका जो भी पत्थर, कंकर, किसी भी किस्म की वो चीज़ जिसको ये जहाज़ इंजेस्ट कर सकता है उसको हम FOD का नाम देते हैं। तो उसकी हर रोज़ सुबह हम फ्लाइंग से पहले सर्फेसिस की क्लीनिंग करते हैं। FOD वॉक होती है जिसके अंदर हम लोग खुद चुनते हैं अपने हाथों से कि कोई पत्थर, कोई कंकर इस अवामी असासे को नुकसान ना पहुँचाए। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। और जैसे कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो वो प्रैक्टिकली किस तरह से इम्पोज किया जाता है वो आपको इस एयरबेस में आके नज़र आता है। थैंक यू सो मच असद फॉर योर टाइम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू नंबर 9 स्क्वाड्रन। थैंक यू सो मच सर। सर, इस एयरबेस के बारे में मुझे बताएं। मैंने सुना है कि ये एयरबेस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने एयरक्राफ्ट हैं या जितने भी पायलट्स हैं वो वेल ट्रेंड हैं और वेल इक्विप्ड हैं। एग्जैक्टली जैसे कि आप बिल्कुल जैसे आपने कहा है कि सबसे सेंटर पॉइंट है ये बेस, इसमें कोई दो राह नहीं है, कोई शक नहीं है। हमारे जितने भी एसेट्स हैं इस बेस के ऊपर सब ही वेल इक्विप्ड हैं, वेल ट्रेंड हैं और हमारा एयर क्रू अकॉर्डिंगली उसके साथ हमने उसी तरह की ही टॉप मोस्ट ट्रेनिंग किया है। बिकॉज हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी उस ट्रेनिंग का कि वी हैव टू बी द बेस्ट, और वो हमारे एसेट्स के साथ मुताबिकत भी रखता है। तो उस चीज़ के ऊपर हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और हमारी ट्रेनिंग में सबसे पहली चीज़ वही होती है कि वी हैव टू बी द टॉप। अब हम हिस्ट्री की तरफ आ गए और इस एयरबेस की थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएं मुझे। बिल्कुल, जैसे आप विजिट देख सकती हैं दोनों साइडों पे एक कि काफ़ी डिग्नेटरीज ने हर तरह से हर टाइम के ऊपर विजिट किया है स्क्वाड्रन को। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ने भी किया है, प्रेसिडेंट्स ने भी किया है। बाकी ऑपरेशनल अगर आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमने बड़ी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा हुआ है और बहुत ज़बरदस्त है। और ये हिस्ट्री आपको बताएगी कि इस स्क्वाड्रन ने किस तरीके से अपने दुश्मन को हर जगह पे फेस किया है और अपने दुश्मन को हर जगह पे मात दी है। ये हमारा हिस्ट्री रूम है 9 स्क्वाड्रन का और इसमें हमारी सारी हिस्ट्री है, जिन जिन ऑपरेशन में हमने हिस्सा लिया है टोटल। और इसको फर्दर डिटेल के साथ स्क्वाड्रन हसन, हमारे बड़े मायनाज पायलट हैं हमारे स्क्वाड्रन की, आपको फर्दर इन डिटेल ब्रीफ करेंगे और आप अपना टाइम लें। मैं अब क्योंकि फ्लाइंग का टाइम हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर ऑपरेशंस, तो हम इंशाल्लाह फिर फ्लाइंग के बाद दोबारा मुलाकात होगी। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच मैम। अच्छा हसन, चूँकि ये हिस्ट्री रूम है और इस एयरबेस की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा रिच है, जी जी, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे और आप मुझे और मेरे देखने वालों को क्या क्या बताना चाहेंगे इस एयरबेस के बारे में? ये स्क्वाड्रन है जिसने पूरी एयरफोर्स को एक डायरेक्शन दी कि कोई भी ऑपरेशन हो तो उसको कैसे करना है, एंड दे लेड फ्रॉम द फ्रंट राइट फ्रॉम द हिस्ट्री। ठीक है। या आप इन हिस्ट्री के बोर्ड्स में ये चीज़ वाज़े नज़र आएगी कि ये स्क्वाड्रन जो है हमेशा से बहादुर और जुर्रत के कारनामों से सरशार रहा है। बिल्कुल। और 1965 की जंग हो या 1971 की जंग हो और या अभिनंदन की बात की जाए तो ये जो एयरबेस है ये हमेशा आगे रही है और बढ़ चढ़ के इस एयरबेस के जवानों ने हिस्सा लिया है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, आप मुझे इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे ये पिक्चर है एक। जी मैम, ये पिक्चर जो है इस बात को सिग्निफाई करती है कि हमने 1961 की दिहाई में हम लोगों ने स्टार फाइटर जो है उसका एरा शुरू किया। नंबर इस स्क्वाड्रन में स्टार फाइटर जहाज पहली दफ़ा उतरा तो ये उसकी कराची पोर्ट पे उतरने की तस्वीर है। अच्छा। फिर वो जहाज उड़ना शुरू हुए, हमने उसमें फ्लाई पास की कुछ फॉर्मेशंस की। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इधर दिखा सकें कैमरामैन कि ये वो जहाज है जो कि 65 की जंग में
जंग में सबसे आगे रहा। और अच्छा। इस पायलट के नौजवान जो थे उन्होंने बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए। इसी तरह आप ये 1971 के भी कुछ कारनामे देख सकती हैं कि हमारे इसी स्क्वाड्रन के पायलट्स ने बहुत सारे इंडियन जहाज़ों को तबाह किया और जुर्रत और बहादुरी के कारनामे जो हैं वो अपने नाम किए। और इन्हीं बहादुरी के कारनामों के एजाज़ में उनको सितारे जुर्रत से नवाजा गया। अच्छा, तो यहाँ से F-16 का दौर जो है वो स्टार्ट होता है? जी बिल्कुल, ये 80 की दिहाई है जहाँ से हमने F-16 इक्विप किया। और फिर कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स में जहाँ पे ये स्क्वाड्रन और ये जहाज़ जो है वो उसमें शाना बशाना ना रहा हो, अच्छा, बल्कि सरे फहरिस्त रहा है। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जहाँ पर इस बेस ने हिस्सा लिया है? मैम, अगर कोई ऐसा ऑपरेशन है नहीं जो कि रह गया हो, बहरहाल अगर हम सीधा बात करें तो चाहे वो मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज हों, चाहे वो कारगिल की क्राइसिस की बात करें या फिर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की, ज़रबे अज़ब की बात करें या फिर ऑफ सेंटिनल की, कोई भी ऐसा मार्का नहीं है जिसमें कि इस स्क्वाड्रन के पायलट्स और ये स्क्वाड्रन इटसेल्फ जो है वो सरे फहरिस्त ना रहा हो। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, इतने सारे आप लोगों ने ऑपरेशंस किए हैं, तो कोई एक ऐसा वाकया जो बड़ा अनयूजुअल हो और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम भी बना हो? ऑपरेशंस की जिस तरह आपने बात की वाकयात तो सारे के सारे ऐसे हैं मैम के जिसके अंदर इस स्क्वाड्रन के पायलट्स ने और इस स्क्वाड्रन ने जुर्रत और बहादुरी के कारनामे अंजाम दिए हैं और जो के सामने इन दीवारों पे आपको रकम नजर भी आते हैं। बिल्कुल। उनमें से एक यूनिक जिस तरह आप बात कर रही हैं तो हमारे पीछे ही मौजूद है, ये एक रेयर UAV किल है। अच्छा। इट इज़ एन ऑनर फॉर दिस स्क्वाड्रन इन पर्टिकुलर एंड F-16 कि इन्होंने नाइट में एक UAV जहाज को मार गिराया था। स्क्वाड्रन की पायलट्स की डिटेल और उस UAV की डिटेल यहाँ पे इन तस्वीर में मौजूद है और यहाँ है। ये एक ऐसा ऑनर है कि पूरी दुनिया में आज तक कोई ऐसा मार्का जो है वो अंजाम नहीं दे पाया। मतलब आज तक दुनिया में किसी भी F-16 ने नाइट में कोई जहाज नहीं गिराया? जी, आज तक दुनिया में किसी भी फाइटर स्क्वाड्रन ने एक UAV नहीं गिराया, जो कि पहली दफा इस स्क्वाड्रन ने गिराया था। जबरदस्त। और ये एजाज जो है ये भी पाकिस्तान के हिस्से में आता है। और यहाँ पर अगर हम चलें तो यहाँ पर एक और ऑपरेशन है जिसमें मुझे अभिनंदन की तस्वीर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ये बच्चे की ज़बान पर इस ऑपरेशन का नाम है। मुझे इसके बारे में बताएं, जब इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आई तो क्या यहाँ पर रूटीन चल रही थी और किस तरह से आप लोगों ने इसको लीड किया? ज़रबे अज़ब से जिस तरह हमने पहले बात की कि ये एक ऑपरेशंस जो है हम चल रहे थे, हम लोग ऑलरेडी इतना इन प्रैक्टिस रहते हैं बिकॉज हमारी ट्रेनिंग ही इस बेस पे की जाती है कि हम हमा वक्त जो है वो कौम के मुल्क और दिफा के लिए तैयार हैं। इसी तरह जब ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया जो कि पुलवामा अटैक की सूरत में पेश आया और जब हमें वो टास्क दिया गया तो वी वर ऑल रेडी, वी वर ऑल गेयर्ड अप। इसी जगह पे, इसी बेस पे उन सब एलिमेंट्स को इकट्ठा किया गया, उसकी प्लानिंग की गई और एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से एक मिशन को प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया आज जानती है। थैंक यू सो मच हसान, इतना मज़ा आया आपके साथ। यहाँ पर आपने इस एयरबेस की बड़ी रिच हिस्ट्री जो है वो मुझे और मेरे देखने वालों को बताई। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग क्रू रूम में मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ पर यंग पायलट्स हैं जो अपनी फ़्लाइट्स लेने के बाद यहाँ पर आए हैं रेस्ट करने के लिए। तो इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं हमाद। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं। I'm Flying Officer Hamad and I have recently posted over here as a squadron pilot known as CMR Combat Mission Ready Pilot, and it's been approximately 3 months that I have been posted to this squadron. अच्छा हमाद, मुझे ये बताएं कि क्योंकि आपका और आपका मुझे फजल, आप दोनों का मुझे पता चला कि आप लोग यंगेस्ट पायलट हैं इस बेस पे, तो मुझे ये बताएं जब पहली दफ़ा F-16 उड़ाया था तो क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जहाज़ है ये और हर बंदे का ड्रीम होता है कि मैं F-16 को उड़ाऊँ। तो जब आप फर्स्ट टाइम उसके अंदर बैठे और आपने उसको फ्लाई किया तो क्या चल रहा था दिमाग में, क्या चल रहा था, कैसे होगा और क्या चीज़ें होंगी? Well, obviously जैसे आपने पहले ही कहा कि it was not less than a dream come true for us जब हमने पहली दफ़ा F-16 को फ्लाई किया है, and also it was a proud moment for both of us कि we were the youngest ones कि जिन्होंने इसको फ्लाई किया। बैठकर अच्छा लगा, बट उस वहाँ तक बैठने तक जो पीछे पूरा प्रोसेस था अगर उसको देखें तो that was quite tough, but obviously बैठ के जब फ्लाई किया तो we would both say कि it was worth it।
और एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है तो इट वाज फैंटास्टिक। ऑब्वियसली सिर्फ इस चीज़ को सोचना ही इट्स ऑलमोस्ट फैंटास्टिक कि आप F-16 चला रहे हैं एट दिस एज एंड एट दिस एक्सपीरियंस लेवल। सो आई वुड से इट वाज ऑसम, अच्छा एक्सपीरियंस था एंड इट वाज नॉट लेस देन अगेन अ ड्रीम कम ट्रू। फजल, आप मुझे बताएं, सबसे पहले तो मैं आपकी मूंछों की तारीफ करना चाहूँगी, बड़ी अट्रैक्टिव है आपकी मूंछें और ये बड़ा रोब का अलामत भी समझी जाती हैं वैसे मूंछें तो। यहाँ पे एविएशन में होता है एक मुस्टाश मंथ होता है, मार्च में करते हैं, वी पे ट्रिब्यूट टू हिज लेगेसी। अच्छा, तो सब मूंछें रख लेते हैं? तो बस एक महीने के लिए आप रख लेते हैं। तो अच्छा। मुझे जिस तरह आपने भी तारीफ की तो और भी लोगों ने तारीफ की, तो आई जस्ट ऑप्टेड फॉर इट कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। अच्छा, वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई है कि ये एक मंथ सेलिब्रेट करते हैं मुस्टैशेस को लेके, तो जब वो मंथ गुजर जाता है तो बाकी लोग शेव कर देते हैं और आप नहीं करते? नहीं, रूटीन नहीं है, बस इस दफ़ा ऐसा हुआ कि इट सूटेड मी तो मैंने रख ली। तो ज़्यादा लोगों ने तारीफ कर दी जी। वो अच्छा जी, आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं अजमान। अजमान, आप मुझे अपने बारे में बताएं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और PAF ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आया? My name is Flying Officer Osman. I'm from Lahore. Basically, joining the Pakistan Air Force has been a dream for me since my childhood. As my father was also in the Air Force, he was also a pilot. So following his legacy and the mark that he has left in this institution and this organization, and the love that I have received as a family from the Air Force, so I have always wanted to be a part of it. अच्छा, आपके साथ मौजूद हैं सर, मुझे अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्लाइट लेफ्टिनेंट शेरफिन। आई एम फ्रॉम लाहौर and I am on the system for the last 4-5 months and I'm currently attached here in number 9. अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, हमने बड़े ड्रामों में भी ये चीज़ देखी है कि जो आर्म फोर्सेस की रैगिंग होती है ना, वो इंसान की चीखें निकलवा देती है। तो आपने जब फोर्स ज्वाइन की थी तो आपके साथ भी आपके सीनियर्स ने कोई रैगिंग की थी? Of course, it is part of the military tradition. क्या हुआ था? कोई एक वाक़या अगर आप शेयर करना चाहें। जो सबसे ज़्यादा याद आता है वो अपना पहला दिन ही याद आता है, क्योंकि उस दिन जो भी एयरफोर्स ज्वाइन करता है वो एक ख्वाब के साथ, एक उम्मीद के साथ आया होता है कि अभी मैंने जिस तरह जाते ही यूनिफॉर्म पहन लेना है, मुझे एकदम इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। इस तरह का कुछ नहीं होता। इज्जत नहीं मिलती। इज्जत तो आपको अर्न करनी पड़ती है। यू हैव टू अर्न रिस्पेक्ट। जैसे आप इस इंस्टीट्यूशन में आते हैं तो पहला दिन किसी को भी नहीं भूलता। और आपने जैसे कहा कि एक वाक़या जिक्र करें, तो पहले दिन में आया और बहुत सारा सामान मैं अपने साथ बिल्कुल नीटली पैक्ड फोल्डेड लेके आया और मैंने कहा कि मैं इसको जाके अपने रूम में अभी जाके डेकोरेट करूँगा, सजाऊँगा और सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करूँगा। और द एग्जैक्ट ऑपोजिट हैपेंड। जो हमारे कंडक्टिंग कैडेट थे उन्होंने सबसे पहले बैग खुलवाया, उसके बाद उसके अंदर हर कॉन्ट्राबैंड आइटम के लिए तलाशी ली गई और बैग उठा के इधर उधर फेंका और सारी मेरी की जो है ऑर्गेनाइजेशन ख़राब। और उसके बाद मैं वो बैग सर पे लेके, ट्रंक भी थे, बैग्स भी थे, वो सर पे लेके आई वाज कैरिंग इट ऑल डे और कमरे तक तो पहुँचते पहुँचते रात हो गई और मुझे पता भी नहीं चला कि टाइम किधर गया। सुबह से रात हो गई और सर पे सारा सामान लादा हुआ था आपने? सर पे सामान रखते थे, जब हम थक जाते थे वो हमें वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक लेते थे, लेकिन हमें आगे नहीं चलने देते थे कि रूम तक जाना हमने सामान के साथ ही है। ज़बरदस्त जी, और थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, क्योंकि आप लोग यहाँ पे रेस्ट करने आए थे लेकिन मैंने आप लोगों को पकड़ लिया कि आप लोग इंटरव्यू दें। हमने आपको यंग पायलट से मिलवाया, हमने आपको यहाँ का फ्लाइंग ऑपरेशन दिखाए और यहाँ पे जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है हमने आपको उसके बारे में भी बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे उर्दू और पंजाबी के नामवर अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, दानिश्वर, मुमताज़ ब्रॉडकास्टर अशफाक अहमद साहब के मद्दा आज उनकी 18वीं बरसी मना रहे हैं। 22 अगस्त 1925 को पैदा होने वाले अशफाक अहमद ने कई किताबें तसनीफ़ की। अशफाक अहमद पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर आए और रेडियो से मुंसलिक हुए और उसके बाद दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता हो गए। इसके बाद वो रोम चले गए, जहाँ उन्होंने उर्दू न्यूज़ कास्टर की हैसियत से रेडियो रोम में मुलाजमत अख्तियार की। 1965 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर एक हफ्तावार फीचर प्रोग्राम
तलकीन शाह अपने मखसूस तर्ज मज़ा और ज़ुबानी गुफ्तगू के बाइस मकबूल हुआ। बिल्कुल, और 41 साल तक ये प्रोग्राम चलता रहा। अशफाक अहमद उन नामवर अदीबों में शामिल हैं जो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद अदबी उफ़क़ पर नुमाया हुए और 1953 में उनका अफसाना गडरिया उनकी शोहरत का बाइस बना। आप 1967 में मरकज़ी उर्दू बोर्ड के डायरेक्टर मुकर्रर हुए जो बाद में उर्दू साइंस बोर्ड में तब्दील हो गया। सदर जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में अशफाक अहमद साहब वफाकी वज़ारत तालीम के मुशीर के तौर पर भी मुकर्रर किए गए। आप उस वक्त के 2 बड़े रिसालों दास्तान गो लैलो निहार के मुदीर भी थे। इन अफसारों में एक मोहब्बत सो अफसाने और उजले फूल, सफ़रे मैना, फुलकारी और सुबहान शामिल हैं। आपके लिखे ड्रामों में देखने वालों को यकीनी तौर पर बरता हैरत में डाले रखा। आपके मशहूर ड्रामास की अगर बात करें तो इसमें एक मोहब्बत सो अफसाने और तोता कहानी शामिल है। आपका लिखा एक ड्रामा कुर्रतुल ऐन एक शाहकार की हैसियत रखता है। सरकारी टेलीविजन पर इनकी 2 पंजाबी सीरियल्स टाली थल्ले और उच्चे बुर्ज लाहौर दे बहुत मकबूल हुई। दीगर तसानीफ की अगर बात करें तो इसमें एक ही भूल, तिलिस्म होश रुबास, सफ़र मैना, खेल तमाशा, सफ़र दर सफ़र, खटिया वटिया, बाबा साहिबा, अर्ज, मुसन्निफ, जाविया, मंचरे का सौदा, बंदगली, नंगे पाँव, हैरत कदा, गुलदान, जंग बहंग, हसरत, तामीर और धींगा मुश्ती और कई दूसरी किताबें भी शामिल हैं। पाकिस्तान टेलीविजन पर जाविया के नाम से अशफाक अहमद साहब का प्रोग्राम इंतहाई मकबूल रहा जिसमें अपनी ज़िंदगी के हवाले से किस्से सुनाते थे और आपकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ात से भी नवाजा। और 7 सितंबर यानी कि आज ही के दिन 2004 में अशफाक अहमद साहब दुनिया से रुखसत हुए। मॉडल टाउन लाहौर में आसूदा खाक है। उनको हम याद कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह।